वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का 5वां अध्याय, जिसकी फर्स्ट वीडियो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दी है। आज उसी क्रम में आपका दूसरा अध्याय वन्य प्राणियों से संबंधित लेकर के आ रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम आज के अपने कंटेंट की ओर। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए देखिए वन्य प्राणियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपदा में भी धनी है। या जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे मिलते हैं। अगर पौधों की बात करें तो दोस्तों 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे हैं, और अगर जीवों की बात करें तो 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। और पौधों में ही दोस्तों ये बात ही मैंने आप लोगों को बताई थी कि 15,000 फूलों के पौधे हैं। उसी प्रकार भारत में जीवों की टोटली आपकी 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है, यानी कि पूरे विश्व में पाए जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों का 13% प्रजातियां आपकी भारत में पाई जाती हैं। दोस्तों, भारत में हमारा एक ऐसा स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ मछलियों की भी दोस्तों 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% मानी जाती हैं। और भारत में क्या है, विश्व के 5 से 8% तक आपके उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ हो सकता है कि उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी क्या होते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि उभयचर क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उभयचर ऐसे जीव जो अपने जीवन का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ हिस्सा जमीन पर बिताते हैं, इसलिए उन्हें दोहरा जीवन जीने वाला कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल का तौर पर ले सकते हैं मेंढक, टॉड और सैलामेडर आदि। और दोस्तों, मेंढक को तो आप सब लोग जानते हैं, और टॉड के बारे में बता दूं, टॉड क्या होता है। दोस्तों, टॉड क्या है, मेंढक के समान ही होते हैं, लेकिन इनकी त्वचा खुरदरी होती है और मस्सेदार होती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जो उभयचर जीव होते हैं, इनमें जो जीव है इनके खून जो होता है ठंडे होते हैं, और इनकी त्वचा नम, शल्क रहित होती है, जिसमें ये अपनी त्वचा से भी सांस ले पाते हैं। उम्मीद है दोस्तों उभयचरी के बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सरीसृप के बारे में। तो देखिए, सरीसृप में मुख्य आपके मगरमच्छ आ जाता है, छिपकली आ जाती है, आपके सांप, कछुआ आ जाते हैं, क्योंकि वे शल्क युक्त त्वचा वाले होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, और अंडे देने वाले खून वाले जीव होते हैं। ओके दोस्तों, ये जीव जो आपको बताए जा रहे हैं सरीसृप, ये पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कीट पतंगों को खा करके उन्हें नियंत्रित करना। ओके दोस्तों, अब स्तनधारी की बात करें तो दोस्तों हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य स्वयं एक स्तनधारी जीवों के अंतर्गत आता है। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं। एग्जाम्पल बताओ, सबसे पहला एग्जाम्पल मनुष्य, बिल्लियां, कुत्ते, हिरन, आपकी वेल मछली और डॉल्फिन और बंदर, ये सारे सारे आपके स्तनधारी जीवों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए, कुछ प्रमुख स्तनधारी जीव। देखिए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है। डायनासोर के बाद आकार में वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा जीव हाथी है। ये असम है, असम जो राज्य है हमारा भारत का, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे, जो कि हमारी पहले जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके यहाँ पर मिली मोहरों से भी एक सींग वाले गैंडे मिले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक सींग वाले जो गैंडे हैं और अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। अब देखिए, कच्छ की रण जो गुजरात में स्थित है, और थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है, में भी क्रम से जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट दोस्तों पानी को स्टोर कर लेते हैं, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट अधिकतर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों भारतीय वैसा, नील गाय, चौसिंगा, छोटा मिरग जिसे गजेला भी कहते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। या बंदरों की भी अनेक प्रजातियां भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कुछ प्रमुख स्तनधारी जीवों के बारे में। अब देखिए, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम बना है। इसका मतलब है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो भारत में वन्य जीवों और उनके आवास यानी कि रहने के स्थानों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। यह अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके व्यापार, उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश को रोकने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये अधिनियम
वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए, उनकी तस्करी को रोकने के लिए और व्यापार पर रोक लगाता है ऐसे किसी व्यापार पर, और राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों की स्थापना को अधिकृत यानी कानूनी मंजूरी दिलाता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में आपको बताता हूं। 2022 में इसे संशोधन किया गया, जिसमें अनुसूचियों की संख्या को कम करके 4 कर दिया गया। अब अनुसूचियों की संख्या कम क्यों की गई दोस्तों? जिससे संरक्षण के स्तर को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत में आपके शेर भी पाए जाते हैं, बाघ भी पाए जाते हैं। भारत विश्व का दोस्तों अकेला ऐसा देश माना जाता है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। और फिलहाल तो दोस्तों भारत में आपके चीते भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि नामीबिया और अफ्रीका से प्रधानमंत्री हमारे देश में चीते लेकर के आए हैं। और वर्तमान में हमारे देश में जो शावक जन्मी थी चीतों की, उसने 5 शिशु चीतों को जन्म भी दिया है। तो देखिए भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में है, जिसे गिर के जंगल आप मानचित्र में देख सकते हैं। मानचित्र मैंने दिखाने का प्रयास भी किया है गिर के जंगलों को। देखिए यहाँ आप देखिए गुजरात आपका ये रहा, तो गुजरात में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गिर के जंगल आपके ये रहे। यहाँ दिए भी गए दोस्तों वन्य प्राणी अभ्यावन और पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क। तो गिर जो है आपका नेशनल पार्क के अंतर्गत भी आता है। ओके दोस्तों, अब देखिए बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों यानी कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, जो शिकारी जानवरों में मुख्य है। ओके दोस्तों, और बिल्ली जाति का सबसे छोटा जो शिकारी माना जाता है वो आपकी चीता माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जलवायु एवं वन्य जीव, ये जलवायु किस प्रकार से वन्य जीवों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों देखिए हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत क्या होता है, कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी अधिक होती है, टेम्परेचर आपका हाई रहता है, यानी कि बर्फबारी होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो दोस्तों अत्यधिक ठंड में भी ये अपने आप को जीने लायक बना लेते हैं। देखिए लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। अब उन्होंने अपने आप को रहने लायक कैसे बनाया दोस्तों? क्योंकि उनके शरीर पर क्या था, बहुत सारे बाल उगने लगे, बाल से सर्दी से उनका बचाव होने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार उनकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जीव अपने आप को जलवायु के अकॉर्डिंग ढालते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। देखिए याक जो है वो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। मैंने याक का चित्र ला करके भी दिखाने का प्रयास किया। ये याक है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाल भी लटक रहे हैं और गुच्छेदार सींगों वाला है ये, और इसका भार लगभग 1 टन होता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तिब्बती बारहसिंगा है, और भारल यानी कि नीली भेड़। तिब्बती बारहसिंगा का चित्र मैंने आपके यहाँ पर लगाया है। और देखिए नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग। कियांग क्या है, तिब्बती जंगली गधा। देखिए ये जो मैंने चित्र लगाया कियांग का है, ये तिब्बत में पाया जाना जंगली गधा है। और कहीं कहीं पर दोस्तों लाल पंडा भी कुछ भागों में पाया जाता है। लाल पंडा दोस्तों आपका ये रहा। ओके दोस्तों, ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और एशियाई शेर जो पाए जाते हैं केवल गुजरात की गिर जंगलों में पाए जाते हैं, जिसके मैप में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। देखिए नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में आपके कछुए पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल आपकी राजस्थान में एक नदी स्थित है चंबल। चंबल में अधिकतर घड़ियाल का प्रजनन केंद्र भी आपका स्थित है। और दोस्तों घड़ियाल मगरमच्छ की एक ऐसी प्रजाति है कि यानी कि ये कह सकते हैं कि घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत के अलावा घड़ियाल कहीं और नहीं पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि मतलब मोर है आपका, बतखें भी पाई जाती हैं, आपकी सफ़ेद बतख भी पाई जाती है, विभिन्न रंगों की बतखें पाई जाती हैं, तोते पाए जाते हैं, आपके मैना पाई जाती है, सारस पाए जाते हैं, कबूतर पाए जाते हैं। और आदि कुछ प्रजातियां हैं जो देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्रों में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। ओके दोस्तों, अब बात करें प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी वो होते हैं दोस्तों जो दूसरे देशों से आकर के इंडिया में आते हैं। यानी कि जब दूसरे देशों में तापमान बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, और इंडिया में सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर डाउन रहता है, तो यहाँ के ठंड के मौसम में जो बाहर से पक्षी आते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो देखिए भारत के कुछ दलदली भागों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में आपको, केवला देव। केवला देव आपका और कीठम झील कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों, दलदली क्षेत्र, यहाँ पर हर सर्दियों में विदेशी पक्षी यानी कि प्रवासी पक्षी आते हैं। शीत ऋतु में दोस्तों आपके साइबेरियन सारस बहुत मात्रा में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान आपका कच्छ का रण भी है, जो गुजरात में स्थित है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लैमिंगोज यानी कि जो साइबेरिया के जो सारस आते हैं उनके साथ ही फ्लैमिंगोज आते हैं, हजारों की संख्या में आती हैं। और खारे
कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं, अपना प्रजनन करती हैं। ओके दोस्तों, और प्रजनन करने के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ये यहाँ से वापस अपने क्षेत्रों में लौट जाते हैं। देश में अनेकों दर्शनीय स्थलों में आपको ये सारी चीज़ें प्रवासी पक्षियाँ देखने को मिल जाएंगी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये हमारी कीमती धरोहर। आप एनसीईआरटी आपसे पूछती क्या ये हमारी कीमती धरोहर है, तो दोस्तों बिल्कुल ये हमारी कीमती धरोहर है। इस चीज़ को देखने के लिए अंग्रेज भी हमारे देश में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए सर्दियों में आते हैं। अब दोस्तों हमारे देश की फसलों की बात करें तो फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी कि खाने योग्य पौधे के नीचे से, यानी कि हमने सेलेक्ट करा कि खाने योग्य पौधे कौन से जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, और औषधि के पौधे जो थे उनका अलग सेलेक्ट करा। उसी प्रकार दोस्तों हमने कालक्रम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीखा कि कौन से पशुओं का दूध हमारे लिए लाभदायक है और कौन से पशुओं का दूध हानिकारक है। जिन पशुओं का दूध हमारे लिए लाभदायक था हमने उन पशुओं को सिलेक्ट किया, और जानवर जो बोझल होने वाले जानवर थे उनको हमने अलग सेलेक्ट किया। कृषि कार्य और यातायात के साधन के रूप में जो मदद करते थे, और दोस्तों हमने कुछ ऐसे जानवर भी सेलेक्ट किए जिनसे मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका बकरा है, और दोस्तों मुर्गा मुर्गी हैं जिनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं, मछली है जिससे पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े दोस्तों ऐसे हैं जो फसलों को, फलों को और वृक्ष जो होते हैं उसके परागण में मदद करते हैं। ओके दोस्तों, और कुछ ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों जैविक नियंत्रण रखते हैं। ये ऐसी सारी चीज़ें जो हानिकारक कीड़ों को मार करके बहुत सारी चीज़ें जैविक नियंत्रण को बनाए रखती हैं। दोस्तों प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, यानी कि इकोसिस्टम में योगदान माना जाता है। आपने बचपन में एक चित्र देखा होगा, घास उग रही है, उसको आपके को खरगोश खा रहा है, खरगोश को कुछ और खा रहा है। इसी प्रकार से देखा होगा आपने कि सांप को बाज खा रहा है, और वो सूर्य की तरफ पूरा घूमता हुआ क्रम था, वो आपका पारिस्थितिक तंत्र कहलाता था, जिसका चित्र मैंने यहाँ पर आपको लगाया है। देखिए ये रहा पूरा पारिस्थितिक तंत्र। आप देख सकते हैं किस प्रकार डायरेक्ट खरगोश को आपका बाज खा जाता है, और चूहे को आपको सांप खाता है, और सांप को बाज खा जाता है, और छिपकली आपकी, और देख सकते हैं टिड्डा, ये पूरा यानी कि टिड्डा भी घास खाता है, और टिड्डे को छिपकली खाती है, और छिपकली को कौन खाता है, बाज खाता है। इस प्रकार पूरा इकोसिस्टम आपका चलता है। दोस्तों जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है या इकोसिस्टम है वो असंतुलित हो गया है। मनुष्य अत्यधिक यूरिया का उपयोग कर रहा है, जैसे खेतों में दोस्तों आपके चूहे मर रहे हैं, प्राकृतिक इकोसिस्टम खराब हो रहा है। दोस्तों देखिए लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में हैं, और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं, और कुछ आपकी टोटली खत्म हो चुकी हैं। देखिए दोस्तों इकोसिस्टम के संतुलन का मुख्य कारण, असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? व्यापार में लालचीपन का आना, और अपने व्यवसाय में अत्यधिक शिकार करना। लोग मांस के लिए शिकार करते थे, पहले अपने शौक के लिए आखेट करते थे। और दोस्तों यूरिया का अत्यधिक उपयोग, आपकी जो है केमिकल युक्त खाद का प्रयोग करना, जबकि गोबर युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए, परंतु वर्तमान में आपकी केमिकल युक्त खादों का प्रयोग किया जा रहा है। ओके दोस्तों, और आपके रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण पैदा होता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होना इंडिया में, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बिगाड़ रहा है। ओके दोस्तों देखिए अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमारी सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि आप देखिए पहले पॉइंट में देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 प्रमुख है, उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे सुंदरवन और नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिपलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर और अमरकंटक जो हैं, ये 10 ऐसे जीव मंडल निचय हैं जो कि आपकी विश्व के जीव मंडल निचय में इनकी गणना की गई है, गिनती की गई है। ओके दोस्तों, अब देखिए टोटल जो आपके 18 जीव मंडल नीचे हैं वो मैंने यहाँ पर दिखा दिए आपको। सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाक रेक और ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिमांग, डिब्रू साइकबोबा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचन कंवर, अमरकंटक, कच्छ जो आपका है गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना, ये सारे के सारे 18 आपके जैव मंडल नीचे मैंने आपको दिखा दिए हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों ये योजना पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे प्रजातियों के संरक्षण और पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि साथी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साथी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा ये योजना आपकी बनाई गई थी। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, भारत में शेरों के संरक्षण के लिए, गैंडों के संरक्षण के लिए, भारतीय भैंसों के संरक्षण के लिए और जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई है। पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, भारत में कुल 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपदा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, यानी कि सरकार द्वारा किए गए ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से जल्द मिलेंगे अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।